अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। न्यूक्लियर फिजिक्स को सीरीज के लेक्चर 25 में आप सबको खुशामदीद। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने चेन रिएक्शन की जबरदस्त कुव्वत के बारे में बात की थी। तो आज हम उस मशीन के अंदर कदम रखने वाले हैं जिसे इंसान ने इस एटमी आग को काबू करने के लिए बनाया है, यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर। हम इसके एक एक पुर्जे को खोलकर देखेंगे कि ये आखिर काम कैसे करता है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। ये न्यूक्लियर रिएक्टर आखिर है क्या? अक्सर लोग इसका नाम सुनते ही किसी खतरनाक चीज का तस्वुर करते हैं, लेकिन असल में ये एक इंतहाई सोफिस्टिकेटेड और हाई टेक भट्टी है। अगर आसान लफ्जों में कहूं तो एक न्यूक्लियर रिएक्टर एक ऐसी मशीन है जिसे एक न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को शुरू करने, उसे मुस्तकिल जारी रखने और सबसे अहम, उसे बेहतरीन तरीके से कंट्रोल करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये लफ्ज कंट्रोल ही सब कुछ है, आपसे मैं सच कहूं। एक रिएक्टर और एक एटम बॉम्ब में जो बुनियादी फर्क है ना, वो तवानाई का नहीं बल्कि इसी कंट्रोल का है। रिएक्टर इस तवानाई को एक धमाके में ज़ाया करने के बजाय उसे आहिस्ता आहिस्ता मुफीद हरारत में तब्दील करता रहता है। तो ये काम कैसे करता है? इसके पीछे का उसूल डोमिनोज के एक नाजुक खेल जैसा है। जब यूरेनियम 235 का एक एटम टूटता है तो उससे ज़बरदस्त तवानाई खारिज होती है, तकरीबन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन से लाखों गुना ज़्यादा है। इस तवानाई के साथ 2 से 3 गोलियां भी निकलती हैं जिन्हें हम न्यूट्रॉन्स कहते हैं। अब इस पूरे खेल का सिर्फ एक मकसद है, ये यकीनी बनाना कि इन 2 या 3 गोलियों में से ठीक एक गोली अपने अगले निशाने यानी अगले यूरेनियम एटम से जाकर टकराए। इसी तरह यह सिलसिला मुस्तकिल और बिल्कुल हमवार अंदाज में चलता रहता है। ठीक है, तो ऐसी एटमी भट्टी बनाने के लिए आखिर किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? आइए अब रिएक्टर के बिल्कुल दिल में झांकते हैं और उन बुनियादी पुर्जों को समझते हैं जो इस पूरे एटमी सिलसिले को मुमकिन बनाते हैं। हर चीज़ की शुरुआत होती है ईंधन यानी फ्यूल से। ये लकड़ी या कोयले के टुकड़े नहीं, बल्कि यूरेनियम की सिरेमिक से बनी छोटी छोटी गोलियां होती हैं जिन्हें हम पेलेट्स कहते हैं। इन्हें साफ सुथरे तरीके से लंबी लंबी मेटल की सलाखों में भर दिया जाता है जिन्हें फ्यूल रॉड्स कहते हैं। बस यही वो जगह है जहां सारा जादू होता है। ये रिएक्टर का असल इंजन है। अब आते हैं सबसे होशियार पुर्जे की तरफ, मॉडरेटर। फिजन से जो न्यूट्रॉन्स निकलते हैं ना, वो छोटी छोटी स्पोर्ट्स कार्स की तरह होते हैं। उनकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि वो अगले यूरेनियम एटम के हाथ ही नहीं आते। उन्हें मौसर बनाने के लिए उन्हें एक सुस्त रफ्तार डिलीवरी ट्रक जैसा होना चाहिए। तो मॉडरेटर क्या है? ये पानी या ग्रेफाइट के एटम्स का एक घना जंगल होता है। जब ये तेज रफ्तार न्यूट्रॉन इस जंगल से गुजरते हैं तो वो एटम से टकराकर सुस्त हो जाते हैं और बिल्कुल उस सही रफ्तार पर आ जाते हैं जिससे अगला यूरेनियम एटम उन्हें आसानी से पकड़ सके। इसके पीछे की साइंस बिल्कुल सीधी सादी है। ये इलास्टिक कोलिजन्स का कमाल है। जैसे स्नूकर में एक तेज रफ्तार सफेद बॉल जब दूसरी बॉल से टकराती है तो अपनी कुछ तवानाई उसे दे देती है और खुद सुस्त हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह न्यूट्रॉन मॉडरेटर के एटम से टकराकर अपनी काइनेटिक एनर्जी खो देता है। और याद रखें, एक सुस्त न्यूट्रॉन ही एक काम का न्यूट्रॉन होता है जिसके अगला फिजन शुरू करने के इम्कानात बहुत बढ़ जाते हैं। चेन रिएक्शन को जारी रखने का राज इसी आसान से उसूल में छुपा है। तो आपने आग जला ली और आप जानते हैं कि उसे जलाए कैसे रखना है, लेकिन सोचिए अगर आग हद से बढ़ जाए तो? इस बेपनाह कुव्वत को काबू में रखना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। आइए अब उन हिफाजती निज़ाम को देखते हैं जो इस पूरे अमल को महफूज बनाते हैं। यहां सीन में आती हैं कंट्रोल रॉड्स। इन्हें आप रिएक्टर का ब्रेक पेडल समझ सकते हैं। ये बोरॉन या कैडमियम जैसे मटेरियल से बनी होती हैं जो न्यूट्रॉन्स के लिए एक सुपर स्पंज की तरह काम करती हैं। इन्हें बस न्यूट्रॉन्स को जज्ब करने का बेहद शौक होता है। इनका काम करने का तरीका हैरत अंगेज तौर पर आसान है। अगर रिएक्शन बहुत तेज हो रहा हो तो आप इन न्यूट्रॉन स्पंज रॉड्स को कोर के अंदर डाल देते हैं। ये फौरन इजाफी न्यूट्रॉन्स को जज्ब कर लेती हैं और रिएक्शन आहिस्ता हो जाता है। ज्यादा बिजली चाहिए, आप इन रॉड्स को आहिस्ता आहिस्ता बाहर खींच लेते हैं जिससे ज्यादा न्यूट्रॉन्स अपने निशाने यानी यूरेनियम एटम्स तक पहुंच पाते हैं। ये एक मुसलसल और इंतहाई एहतियात से किया जाने वाला अमल है। लेकिन इमरजेंसी में क्या होता है? रिएक्टर का बिग रेड बटन क्या है? उसे कहते हैं स्क्रैम। एक इशारा मिलने पर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स फौरन कंट्रोल रॉड्स को छोड़ देते हैं और ग्रेविटी या स्प्रिंग्स की मदद से वो पलक झपकने से पहले रिएक्टर कोर में गहरी चली जाती हैं। वो इतने ज़्यादा न्यूट्रॉन्स जज्ब कर लेती हैं कि चेन रिएक्शन चंद सेकंड्स के अंदर अंदर बिल्कुल थप होकर रुक जाता है। ये इसका आखिरी हिफाजती इंतज़ाम है। अब इस सारे कंट्रोल फिजन से नाकाबिले यकीन हद तक हरारत पैदा होती है। इस हरारत को किसी काम में तो लाना है ना। ये काम है कूलेंट का। इसे आप रिएक्टर का सर्कुलेटरी सिस्टम या निज़ाम दौरान खून समझ सकते हैं। पानी, गैस या पिघले हुए मेटल का एक दरिया
कोर के अंदर से गुजरता है, वहां से सारी हरारत उठाता है और उसे बाहर ले आता है। हमने अब तक सारे पुर्जों को अलग अलग देखा। अब वक्त है इन सब नुक्तों को जोड़ने का और ये देखने का कि ये पूरी सिम्फनी मिलकर एक छोटे से एटम से हमारे घरों की रोशनी तक का सफ़र आखिर कैसे तय करती है। यह सफ़र यहां से शुरू होता है। फ्यूल रॉड्स में फिजन होता है, जिससे बेपनाह हरारत पैदा होती है। मॉडरेटर इस रिएक्शन को मुस्तहकाम रखता है। कंट्रोल रॉड्स एक्सेलरेटर और ब्रेक का काम करती हैं। फिर कूलेंट इस शदीद हरारत को कोर से बाहर एक बॉयलर तक ले जाता है। यह हरारत पानी को उबालकर हाई प्रेशर भाप बनाती है। आखिर में यह भाप एक बड़ी सी टरबाइन को घुमाती है और बस इसी से बिजली पैदा होती है। न्यूक्लियर हिस्सा सिर्फ हरारत पैदा करता है, बाकी का अमल बिल्कुल किसी आम पावर प्लांट जैसा ही है। दो और अहम खिलाड़ी इस निज़ाम को बेहतर और महफूज बनाते हैं। एक है रिफ्लेक्टर, जो न्यूट्रॉन्स के लिए एक आईने की तरह काम करता है। जो भी न्यूट्रॉन कोर से फरार होने की कोशिश करता है, ये उसे वापस ईंधन की तरफ धकेल देता है, जिससे हमारा फ्यूल ज़्यादा अरसे तक चलता है। और दूसरा शील्डिंग। ये कंक्रीट और शीशे की एक मोटी दीवार होती है, एक ऐसी नाकाबिले तस्खीर रुकावट जो तमाम रेडिएशन को महफूज तरीके से अंदर बंद रखती है। अब जब हम इस मशीन के हार्डवेयर को समझ चुके हैं, तो आइए इसके सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। फिजिक्स का वो वाहिद और सबसे अहम तसव्वुर जिस पर यह पूरा निज़ाम चलता है, क्रिटिकलिटी। एक चेन रिएक्शन सिर्फ चंद एटम से शुरू नहीं हो सकता। आपको उनका एक अहम हुजूम एक जगह इकट्ठा करना पड़ता है। अगर फ्यूल का ढेर बहुत छोटा हो तो ज्यादातर न्यूट्रॉन्स किसी से टकराए बगैर बाहर निकल जाएंगे। रिएक्शन को जारी रखने के लिए फ्यूल की कम से कम मिकदार को क्रिटिकल मास कहते हैं। इसका मतलब है कि एक छोटी सी जगह में काफी निशाने मौजूद होने चाहिए। साइंटिस्ट इस हालत को नापने के लिए एक सादा सा नंबर इस्तेमाल करते हैं, के। ये एक नस्ल के न्यूट्रॉन्स की तादाद का अगली नस्ल के न्यूट्रॉन से तनासुब है। एक पावर रिएक्टर के लिए आखिरी हदफ हमेशा के को ठीक 1 के बराबर रखना होता है, ना 0.99 ना 1.01, ठीक 1। इस मुकम्मल तवाज़ुन को क्रिटिकल स्टेट कहते हैं। इससे हमें रिएक्टर की 3 मुमकिना हालतें मिलती हैं। अगर के 1 से कम हो तो रिएक्टर सब क्रिटिकल है, मतलब रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रहा है, जैसे आग को ईंधन मिलना बंद हो जाए। अगर के 1 से ज्यादा हो तो वो सुपर क्रिटिकल है, रिएक्शन तेजी से बढ़ रहा है। ये रिएक्टर को स्टार्ट करने के लिए तो ठीक है, लेकिन मुस्तकिल बिजली के लिए नहीं। असल जादू तब होता है जब के ठीक 1 के बराबर हो, यानी क्रिटिकल। तब पावर आउटपुट बिल्कुल मुस्तकम और आपके काबू में रहता है। चलिए, इससे पहले कि हम इस लेक्चर को ख़त्म करें, आइए उन अहम नज़रियात पर एक आखिरी तेज़ नज़र डालते हैं जो हमने आज सीखे हैं। तो ये है मुकम्मल तस्वीर। हमारे पास फ्यूल है जो तवानाई का मनबा है, मॉडरेटर है जो न्यूट्रॉन्स के लिए स्पीड बम्प है, कंट्रोल रॉड्स हैं हिफाजत के लिए न्यूट्रॉन स्पंज, कूलेंट हरारत को मुंतकिल करने वाला निज़ाम, और ये सब क्रिटिकलिटी के उसूल के तहत काम करते हैं, यानी K=1 का वो सुनहरा तवाज़न। इनमें से हर पुर्जा अकेले बेकार है, लेकिन जब ये सब मिलकर काम करते हैं तो एक काबू में रखी हुई आटमी आग को जन्म देते हैं। और आखिर में ये सवाल, क्या ये हैरत की बात नहीं कि हम एटम्स के इस नाच को इतनी बारीकी से कंट्रोल कर सकते हैं? एक ऐसा रिएक्शन जो एक पूरे शहर को रोशन करने की ताकत रखता है, उसे दहाइयों तक मुस्तहकम और महफूज रखना, ये वाकई इंजीनियरिंग का एक शाहकार है। See you in the next lecture.